नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो बीपीएससी 17th के लिए तीसरा टेस्ट पेपर है, जिसमें आधुनिक और बिहार के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस तीसरे टेस्ट पेपर में अभी तक हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस टेस्ट पेपर के अगले 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के विकास में ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट विवाद के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, आंग्लवादी आधुनिक अध्ययन के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं की वकालत की। प्राच्यवादी पारंपरिक शिक्षा के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? आंग्लवादी आधुनिक शिक्षा के लिए आधुनिक अध्ययन के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। आधुनिक शिक्षा के लिए, यहां पर शब्द है आधुनिक शिक्षा के लिए। और प्राच्यवादी जो है आपको शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत करे थे। तो ये भी पॉइंट सही है। आंग्लवादी जो पश्चिमी देश के थे विद्वान, वे आधुनिक अध्ययन पर शिक्षा के लिए सरकारी व्यय चाहते थे। तो ये पॉइंट फर्स्ट भी सही है, दूसरा भी सही है। प्राच्यवादी पारंपरिक भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आपको सभी तीनों। तो ये जो आधुनिक भारतीय इतिहास में ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट विवाद जो कब शुरू हुआ, तो हमको मालूम है जो चार्टर एक्ट 1813 में एक प्रोविजन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको है, ये क्या करेगा? इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो था, जो आपको पूरे आपको ब्रिटिश एम्पायर को देख रेख कर रहा था। उसमें का एक प्रोविजन था चार्टर एक्ट 1813 में, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कम से कम 1 लाख रुपया शिक्षा के मद पर खर्च करेगा। कम से कम 1 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च करेगा ये नहीं लिखा हुआ है। कम से कम 1 लाख रुपया शिक्षा के मद पर खर्च करेगा, शिक्षा को बढ़ावा देने पर खर्च करेगा, जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है उसको सपोर्ट करने में खर्च करेगा। तो ये बात कब लिखी हुई थी? चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर ये प्रोविजन लागू किया गया कि जो कम से कम 1 लाख रुपया सालाना जो है आपको शिक्षा के बेहतरी करने पर खर्च करेगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल हुआ, उस पर ये आया जो ये 1 लाख रुपया मान लीजिए कम से कम अगर हमको खर्च करना है, तो किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च करना है? आधुनिक शिक्षा पर ये पैसा खर्च होना चाहिए कि भारतीयों का जो अपना शिक्षा है, शास्त्र पुराण, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च करना है? तो कुछ लोगों का मानना था जो हमें जो विदेशी शिक्षा है, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉ, उस पर शिक्षा खर्च करना चाहिए। और कुछ विद्वानों का मानना था जो हमें भारत की जो अपनी पौराणिक शिक्षा है उस पर खर्च करना चाहिए। तो भारत की जो पौराणिक शिक्षा पर जो खर्च करना चाहते थे, उनके लिए उन लोगों को कहा गया था प्राच्यवादी। और जो अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए बहस करे थे, उनका था आंग्लवादी। तो आंग्लवादी आधुनिक अध्ययन के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत की। प्राच्यवादी पारंपरिक भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे। तो इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सांप्रदायिक दंगे और अत्यधिक हिंसा से चिन्हित है।
विद्रोहियों ने बंदा बहादुर को सम्राट घोषित कर दिया। राजपूताना की रियासतों ने विद्रोह के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है यह। सांप्रदायिक दंगों और अत्यधिक हिंसा से चिन्हित था। तो सांप्रदायिक दंगे आपको 1857 के विद्रोह में नहीं देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह में जो हिंदू मुस्लिम है ये एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा जैसा कोई भी बात नहीं होता है। तो 1857 का जो विद्रोह था यह सांप्रदायिक दंगे और अत्यधिक हिंसा से चिन्हित थे। ये पॉइंट गलत है। विद्रोहियों ने बंदा बहादुर को सम्राट घोषित किया। तो जो मेरठ से सिपाही दिल्ली गया था उसने दिल्ली में उस समय जो मुगल वंश का आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर उसको सम्राट घोषित किया। और ये बंदा बहादुर कौन है? बंदा बहादुर आपको 1708 से लेके 1715 तक 1708 से लेके 1715 तक सिख सिख की जो लोग हैं उसके लिए युद्ध करते हैं मुगल से। तो बंदा बहादुर का टाइम पीरियड क्या है? 1708 से लेके 1715। 1707 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह मर जाते तो गुरु गोविंद सिंह अपने मरने से पहले बंदा बहादुर को जो सिख गुरु के रूप में सिख के एक लीडर के रूप में अपॉइंट करके मरे थे। और गुरु गोविंद सिंह जब 1707 ईस्वी में मर जाते हैं तो गुरु गोविंद के बिहा पर ये बंदा बहादुर जो है सिख धर्म को बढ़ाने का कोशिश करता है, सिख के लोगों को एकजुट करने का कोशिश करता है। लेकिन 1715 ईस्वी में इसे आपको मार दिया जाता है फर्रुख सैयार के द्वारा दिल्ली में। तो बंदा बहादुर का कनेक्शन कहाँ है? सिख की कहानी से है। और ये 1707 से 1708 से बेसिकली 1715 तक इसका हिस्ट्री हम लोग देखते हैं बंदा बहादुर का। तो राजपूताना की रियासतों, तो ये दूसरा पॉइंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए नाम? बहादुर शाह जफर। राजपूताना की रियासतों ने विद्रोह के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें राजपूत लोग जो थे या साउथ इंडिया का जो राजा सब था ये लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज को सपोर्ट किया, न कि विद्रोहियों को सपोर्ट किया था। तो याद रखिएगा विद्रोही प्रिंसली स्टेट जो थे वे अंग्रेज को सपोर्ट किए थे। तो राजपूताना की रियासतों ने विद्रोह के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी गलत है। तो इसमें आपको केवल ये सांप्रदायिक दंगे और अत्यधिक हिंसा से चिन्हित है, ये भी पॉइंट गलत है। विद्रोहियों ने बंदा बहादुर को सम्राट घोषित किया, ये भी गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से तीनों सही नहीं है, तीनों सही नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणिज्यवाद शब्द का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है व्यापार का एकाधिकार और प्रत्यक्ष विनियोग। दूसरा है जमींदारों द्वारा भू राजस्व का विनियोजन। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में अनुपस्थित जमींदारों द्वारा संपत्ति पर कब्जा। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या होगा? वाणिज्यवाद। अभी जो हम लोग जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, जिस इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहे हैं, वो कौन सा सोसाइटी है? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी बिजनेस करता है कोई भी बिजनेसमैन वो उस बिजनेस में मोनोपोली बनाना चाहता है ताकि कोई दूसरा आदमी उस बिजनेस को ना कर सके। जैसे मान लीजिए आज मोबाइल ही हम लोग जियो या एयरटेल देख रहे हैं, तो जियो क्या कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भारत के लोग जियो सिम ही यूज करें। तो ये है वाणिज्यवाद का प्योर स्कीम। जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो पूरा दुनिया में जो व्हाट्सएप को चलाने वाला कंपनी मेटा है वो क्या चाहता है? केवल व्हाट्सएप ही रहे, कोई दूसरा कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड ना करे। तो वाणिज्यवाद का क्या मतलब है? व्यापार का एकाधिकार, एक ही आदमी व्यापार करे, जो बेस्ट सर्विस दे सकता है, जो सबसे कम दाम पर सर्विस दे सकता है, वही मार्केट में टिक पाएगा। तो व्यापार का एकाधिकार और प्रत्यक्ष विनियोग, प्रत्यक्ष विनियोग। जमींदारों द्वारा भू राजस्व का विनियोजन, जमींदारों के द्वारा भू राजस्व से कोई कनेक्शन नहीं है वाणिज्यवाद को। ग्रामीण क्षेत्र में अनुपस्थित जमींदारों द्वारा संपत्ति पर कब्जा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी हम लोग भारत में वाणिज्यवाद की ओर बढ़ चुके हैं। कब से? 1991 से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोसाइटी जो है वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बन चुका है। और उसका क्या मतलब है? व्यापार का एकाधिकार और प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। तो देखिए 1799 में कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था? तो 1798 से लेके 1805 तक हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ, वेलेस्ली ही हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1798 से लेके 1805 तक। तो 1799 में सेंसरशिप प्रेस अधिनियम लगाया गया, तो इस समय कौन होगा गवर्नर? तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो पहला पॉइंट आपका सही है। अगला है प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। तो इसका भी आंसर क्या होगा? प्रत्येक जो है इसमें सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाया गया था, इसमें क्या है? कथन सही नहीं है। अच्छा अच्छा, कथन सही नहीं है। और प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना था, ये भी पॉइंट सही है। तो दोनों पॉइंट जो है आपको सही है, और इसमें पूछ रहा सही नहीं है, तो इसलिए डी आंसर होगा। तो समझ लीजिए, देखिए प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम 1798 से लेकर 1805। कानून के पीछे मुख्य विचार उन फ्रांसीसी प्रकाशनों की जांच करना था जो संभावित रूप से ब्रिटिश हितों को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्र को उनके प्रकाशन से पहले सरकारी जांच के दायरे में ला दिया था। इस अधिनियम के बाद 1807 में विस्तारित किया गया। इसमें सभी प्रकार के प्रेस प्रकाशन, समाचार पत्र, पत्रिका, किताब और पंपलेट शामिल थे। प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, और डिफॉल्ट के मामले में जुर्माना 400 रुपये लगाए जाते थे। तो अगर आप कोई भी अखबार प्रकाशित करते हैं, मैगजीन प्रकाशित करते हैं, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये कब आया था प्रेस सेंसरशिप अधिनियम? सबसे पहले तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम आया था 1799। अगला क्वेश्चन है 1927 के साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका उद्देश्य भारत में आगे के संवैधानिक सुधार की सुझाव देना था। इसने भारतीय सेना के स्वदेशीकरण की सिफारिश की। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आयोग की का समर्थन किया था। तो देखिए, जो 1927 में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन जो बना 1927 में, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में आगे के संवैधानिक सुधार का सुझाव देना। ये पॉइंट सही है। इसने भारतीय सेना के स्वदेशीकरण की सिफारिश की थी। ये भी पॉइंट सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आयोग का समर्थन किया था। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में जो भारत के लिए कैसा संविधान बनना चाहिए और क्या नए संवैधानिक नियम होने चाहिए, इसके लिए जो साइमन कमीशन बना, उसमें केवल और केवल ब्रिटिश आदमी ही थे। कोई भी भारतीय आदमी इस साइमन कमीशन का मेंबर नहीं था। इसलिए भारतीयों का कहना था, जो भारत के लिए कैसा संविधान होना चाहिए, संविधान के क्या प्रारूप होना चाहिए, उसको निर्धारण करने में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत के लिए संवैधानिक विचारधारा नए बनाना चाह रहा था, नया नियम बनाना चाह रहा था भारत के लिए संवैधानिक नियम, उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारत की जो मेन पार्टी थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस सब ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया। इसी साइमन कमीशन बायकॉट में आपको लाला लाजपत राय का 1928 ईस्वी में देहांत होता है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें ये पॉइंट सही है, इससे भारतीय सेना के स्वदेशीकरण की सिफारिश की और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आयोग का समर्थन किया, तो गलत है। 1 और 2 इसका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान में किया गया था कि अधिनियम के शुरू होने के 10 साल बाद इसके कामकाज पर रिपोर्ट करने और भारत में आगे के संवैधानिक सुधार की सिफारिश करने के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बना था, उसी में प्रोविजन था जो 10 साल के अंदर में क्या करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे जो देखेगा जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो कितना सफल हुआ है, इस सफल में और क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है। प्रियंका जी, आप आंसर सही दिए हैं, इसका 1 और 2 होगा।
अच्छा, हम आंसर भी थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए, आंसर भी पढ़ के हम बता रहे हैं ताकि और अच्छा से आपका रिवीजन हो। नवंबर 1927 में भारतीय वैधानिक आयोग अर्थात साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। उसने 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन की सिफारिशों में एक ब्रिटिश सेना को बरकरार रखते हुए भारतीय सेना का स्वदेशीकरण करने का बात रखा गया था। लेकिन जब यह रिपोर्ट सामने आई, यह प्रासंगिक नहीं रह गया था क्योंकि कई घटनाओं ने उसकी सिफारिशों के महत्व को खत्म कर दिया। आयोग का लगभग सभी राजनीतिक समूह द्वारा बहिष्कार किया गया था। केवल किसने बहिष्कार नहीं किया, तो मद्रास में जस्टिस पार्टी और पंजाब में यूनियन पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था। तो साइमन कमीशन भारत के मैक्सिमम पार्टी ने बहिष्कार किया, केवल मद्रास में जो जस्टिस पार्टी था और पंजाब में जो यूनियन पार्टी था, इसने बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा ने भी आयोग का बहिष्कार किया था। अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कलकत्ता से प्रकाशित निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने उदारवादी तर्कों का प्रतिनिधित्व किया? बंगाली दैनिक हितवादी, अमृत बाजार पत्रिका, न्यू इंडिया, युगांतर, वंदे मातरम। बंगाली युगांतर, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, युगांतर और बंगाली। तो देखिए यहां पर कह रहा है उदारवादी नेताओं की बातों को किस अखबार ने रखा, तो हमको ये मालूम है युगांतर जो है ये क्रांतिकारी लोगों का अखबार था। युगांतर क्रांतिकारी लोगों का अखबार था जिसको युगांतर भी कहते। तो युगांतर अगर नाम सुन ले तो आपको मालूम होना चाहिए जो युगांतर उदारवादी लोगों का अखबार नहीं था। वंदे मातरम भी आपको उदारवादी लोगों का अखबार नहीं था, ये विपिन चंद्रपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में अरविंद घोष इससे जुड़े, मैडम भीखाजी कामा इससे जुड़ी वंदे मातरम अखबार से। तो वंदे मातरम अखबार भी आपको नहीं है उदारवादी लोगों का। उदारवादी लोगों का अखबार कौन है, तो बंगाली। उदारवादी लोगों का अखबार कौन है, बंगाली। उदारवादी लोगों का अखबार कौन है, दैनिक हितवादी। उसके बाद कौन है, अमृत बाजार पत्रिका। तो हम देखते हैं ये जो अखबार है दैनिक हितवादी किसने प्रकाशित किया, बंगाली अखबार किसने प्रकाशित किया, और अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। तो देखिए बंगाली अखबार जो है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपको 2 अप्रैल 1883 में स्टार्ट किया था। याद रखिएगा बंगाली अखबार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को प्रकाशित किया था। उसके बाद जो लोक हितवादी अखबार है जिसको द हितवादी कहते हैं, लोक हितवादी, यह अखबार 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लोक हितवादी अखबार स्टार्ट किया था 1911 में। और अमृत बाजार पत्रिका जो है ये भी फेमस अखबार है। इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यही अखबार अभी एबीपी न्यूज के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग देखते हैं एबीपी न्यूज, इंग्लिश न्यूज और हिंदी न्यूज में आता है एबीपी न्यूज। तो ये एबीपी न्यूज इसी अमृत बाजार पत्रिका का शॉर्ट फॉर्म है। ए फॉर अमृत, बी फॉर बाजार और पी फॉर पत्रिका। तो ये अमृत बाजार पत्रिका कब पब्लिश हुआ था, 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो ये याद रखिएगा। तो बंगाली अखबार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। दैनिक हितवादी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा पब्लिश किया गया था। अब देखिए विपिन चंद्र पाल के द्वारा न्यू इंडिया और भी विपिन चंद्र पाल के द्वारा आपको वंदे मातरम भी पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उसने लंदन के फिन्सबेरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। वह एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर थे। वे बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। दादा भाई नेहरू जी, मैडम भीखाजी कामा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर।
तो ये कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपको दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी आपको कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब बनते हैं? आपको 1886 में बनते हैं, 1893 में बनते हैं और 1906 में बनते हैं। 1906 में बनते हैं आपको दादा भाई नेहरू जी। और ये जो है 1865 ईस्वी में लंदन इंडिया सोसाइटी बनाते हैं। ये लंदन इंडिया सोसाइटी आपको कितने दिन चलता है? मुश्किल से 1 साल चलता है। 1866 ईस्वी में इनके द्वारा एक और नया सोसाइटी बनता है। वो कौन सा सोसाइटी है, उसका नाम आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और ये जो दादा भाई नेहरू जी, इनका बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल भी दादा भाई नेहरू जी का फेमस बुक है, जिससे ये पता चलता है जो ब्रिटिशर्स जो है भारत को किस प्रकार से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये सब है। वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे और लंदन के फिन्सबेरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किए थे। और वे प्रोफेसर भी थे बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक दर्शन के। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सोनू जी धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रमुख कारण क्या था जिसने 1825 में डचों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया? डचों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। पहला ऑप्शन है उच्च आर्थिक हानि और अंग्रेजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। वारसाई की संधि, भारत में सैन्य असफलताओं का सिलसिला, उनकी प्राथमिक व्यापारिक वस्तुएं मसालों की मांग में कमी। तो देखिए, डच जो है उससे रिलेटेड क्या आपको कहानी देखते हैं। जो उच्च आर्थिक हानि और अंग्रेजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा में वो लोग नहीं जीत पाते हैं और डच जो है आपको भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे भी डच जो है आपको भारत में ब्रिटिशर्स के लिए जो आखिरी बार युद्ध करने की कोशिश करता है डच, वे ब्रिटिशर से कब करता है? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में। इसमें डच जो है मीर जाफर की मदद करना चाहता है। मीर जाफर जो है डच के मदद से अपने दोस्त ब्रिटिशर्स को भगाना चाहता है। पहले तो मीर जाफर ब्रिटिशर से दोस्ती करके सिराजदौला को बंगाल के नवाब के गद्दी से हटाता है। उसके बाद जब मीर जाफर को लगने लगता है जो ब्रिटिशर्स जो है हमारा ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो मीर जाफर डच से दोस्ती करने की कोशिश करता है। और डच और मीर जाफर मिलके आपको बंगाल में एक जगह है बेदरा, वहां पर युद्ध होता है जिसमें डच को हरा दिया जाता है। तो डच और ब्रिटिशर्स के बीच जो आखिरी निर्णायक युद्ध है वो है बेदरा का युद्ध 1759। उसके बाद धीरे धीरे डच जो है भारत में कोई युद्ध नहीं करता। उसका पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, पॉलिटिकली और क्या कहें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है और फाइनली 1825 में वे भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हो गया आपको इसका आंसर ए। वार्साई का ये का संधि तो आपको कब होता है? 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में वार्साई की संधि होती है। भारत में सैन्य असफलताओं का सिलसिला, ये 1825 ने भारत में सैन्य असफलता हमने आपको बता दिया कब हुआ था इसका? 1759 में। ये आखिरी बार किसके साथ लड़ा था? डच और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा था। यही जब मीर जाफर डच से दोस्ती करने की कोशिश करता है और ज्यादा बदमाशी करता है, तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ले आता है। और भी रीजन है मीर कासिम को लाने का। मीर कासिम खुद भी चाहता था जो हम नवाब बन जाए। मीर जाफर के बेटे को मार देता है मीर कासिम। और भी बहुत सारा बैकग्राउंड रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है जो मीर जाफर जो है वफादारी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1927 में अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ महार में एक सामुदायिक टैंक से पानी पिया जो दलितों के लिए निषिद्ध था। महार सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध यह घटना दलित आंदोलनों की नींव रखने वाली घटना मानी जाती है। महार सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो महार सत्याग्रह जो है आपको महार जो है महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पर क्या था? एक टैंक था, उस टैंक में निम्न जाति के लोगों के लिए पानी पीना मना था। तो
तो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, अपने अनुयायियों के साथ इस टैंक पर, पानी के टैंक पर गए, वहां से पानी लिया, पानी पिया और कहा जो आज से हम लोग जो भी अनुसूचित जातियों पर सामाजिक प्रतिबंध है, उस सामाजिक प्रतिबंध को हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये महार जो जगह है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। मार्च 1927 में बी आर अम्बेडकर उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र के महार में एक सामुदायिक टैंक से पानी पिया जो दलितों के लिए निषिद्ध था। बॉम्बे विधान परिषद ने 1930 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था, 1923 में प्रस्ताव पारित किया कि अछूत वर्गों को उन सभी सार्वजनिक जल स्रोतों, कुएं और धर्मशालाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो सार्वजनिक धन से निर्मित और रखरखाव किए जाते हैं। अर्थात सरकार के द्वारा अगर बनाया गया कोई भी कुआं है तो उस कुएं से कोई भी आदमी पानी पी सकता है, उसको किसी भी जाति विशेष के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यह कानून कब पास किया गया था, बॉम्बे विधान परिषद के द्वारा 1923 में। इसी कानून के तहत मार्च 1927 में बी आर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महार में एक सामुदायिक टैंक से पानी पिया जिसको हम लोग महार सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र की यात्रा 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा द बंगाल गैजेट के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों द्वारा प्रकाशित सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र में से एक है? तो देखिए, भारत में जो हम लोग समाचार पत्र देखते हैं, जो पहला समाचार पत्र कौन है, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित द बंगाल गैजेट है। लेकिन हम अगर ये देखें, जो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है, तो हम देखेंगे कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है नेशनल हेराल्ड, उसके बाद है हिंदू पेट्रियट, तीसरा है ऑप्शन लीडर, चौथा है मराठा। तो यहां पर देखते हैं नेशनल हेराल्ड अभी भी न्यूज में रहता है, ये कांग्रेस से रिलेटेड अखबार है। इस नेशनल हेराल्ड को स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। लीडर भी आपको जो है ये एक भारतीय अखबार है, इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने कौन सा स्टार्ट किया था, लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा स्टार्ट किया था, लोकहितवादी। मराठा किसने स्टार्ट किया था, तो मराठा और केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था। तो मराठा जो है आपको अंग्रेजी भाषा का है, लीडर भी अंग्रेजी भाषा का है, नेशनल हेराल्ड भी अंग्रेजी भाषा है, हिंदू पेट्रियोट भी आपको अंग्रेजी भाषा का है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सबका डेट। तो नेशनल हेराल्ड जो है कब स्टार्ट हुआ है, 9 सितंबर 1938 को। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 9 सितंबर 1938 को स्टार्ट हुआ। द लीडर जो है आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा कब स्टार्ट हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में ये स्टार्ट हुआ। 1909 में याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने द लीडर स्टार्ट किया था। मराठा जो है, मराठा आपको कब स्टार्ट हुआ, तो 1881 ईस्वी में मराठा स्टार्ट हुआ था। मराठा आपको 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और द हिंदू पेट्रियोट जो है ये आपको 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो गिरीश चंद्र घोष ने 1853 ईस्वी में द हिंदू पेट्रियोट स्टार्ट किया था। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखे थे, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1868 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो भारत में भारतीयों के द्वारा जो पहला अंग्रेजी अखबार है वो कौन है, द हिंदू पेट्रियोट, जो 1853 में यहां स्टार्ट हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहां फिर से एक बार देख ले, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू 1938, लीडर मदन मोहन मालवीय 1909, हिंदू पेट्रियोट 1853, मराठा 1881। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। 1853 में द हिंदू पेट्रियोट स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत विभाजन के बाद जो कांग्रेस उभरी वह पहले की तुलना में अंग्रेजों के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण था। कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में नरम पंथियों का प्रभुत्व था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और इसमें न 1 और न 2।
तो ये याद रखिए, जो कांग्रेस का जो 1907 में जो सूरत में सम्मेलन हुआ था, सूरत सम्मेलन जो हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपको सर, क्या नाम है इनका, घोष है, नाम क्या है, नाम भूल रहा हूं मैं, क्या बहुत अच्छा नाम है, कोई बो कोई बोस कर कोई घोष है, देख के बताएंगे, अभी थोड़ा सा स्लिप कर रहा है टंग। तो सूरत में जो अधिवेशन होता है 1907 में, ये अधिवेशन कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें जो कांग्रेस के जो दो लीडर थे, दो ग्रुप के लीडर थे, एक थे नरमपंथी और दूसरे थे गरमपंथी, एक नरमपंथी और दूसरे थे गरमपंथी। ये नरमपंथी और गरमपंथी लीडर जो थे, ये एक दूसरे पर लाठी, एक दूसरे पर कुर्सी, एक दूसरे पर चप्पल सब उठाए और एक दूसरे को बहुत मारपीट किया गया। तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ है, लाठी चप्पल जूता जो जिसको मिला वो एक दूसरे पर बरसाया। और इसमें जो मेन लीडर थे, गरमपंथी नेताओं को कौन लीड कर रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। और नरमपंथी लोगों को कौन लीड कर रहे थे? तो फिरोज शाह मेहता लीड कर रहे थे। नरमपंथी लोगों को कौन लीड कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता लीड कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी लीड कर रहे थे। लेकिन गरमपंथियों को कौन लीड कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। जो गरमपंथी थे वे लोग क्या चाहते थे? जो स्वदेशी आंदोलन जो है वो पूरे भारत में चलाया जाए, बॉयकॉट जो हो वो पूरे भारत में हो। लेकिन नरमपंथी जो थे वे चाहते थे जो बंगाल विभाजन के कारण जो स्वदेशी आंदोलन हो वे केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, बॉयकॉट जो हो वो केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। तो ये इसी पॉइंट पर नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में लाठी चप्पल कुर्सी जो भी मिला एक दूसरे का सर फाड़ने की कोशिश करने लगे। तो इसी अधिवेशन में क्या होता है, आपको ब्रिटिश आर्मी आता है और सारे लीडर को जेल में लेके चले जाता है। और ये जो अधिवेशन था नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में स्प्लिट के रूप में जाना जाता है। और गरमपंथी जो है बाल गंगाधर तिलक उसके बाद 1908 में आपको 6 साल के लिए जेल भी चले जाते हैं, 6 साल के लिए जेल भी इनको हो जाता है। तो 1908 के बाद कांग्रेस में नरमपंथियों का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। 1908 के बाद कांग्रेस में नरमपंथियों का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो सूरत विभाजन के बाद जो कांग्रेस उभरी वो पहले की तुलना में अंग्रेजों के प्रति ज्यादा क्या था, उदार था। नरमपंथियों लोग ज्यादा टिके और आपको वे लोग उदार थे और तो ज्यादा शत्रुतापूर्ण थे। कांग्रेस 1908 के अधिवेशन में नरमपंथियों का प्रभुत्व था। तो 1908 में आपको किसका प्रभुत्व था? तो नरमपंथियों का प्रभुत्व था, ठीक है, क्योंकि जो गरमपंथी थे उन सबको कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो है ये बाल गंगाधर तिलक आपको फिर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, उसमें वे नरमपंथी और गरमपंथी फिर एकजुट होंगे। तो वो एक अलग कहानी है। तो देखिए सूरत अधिवेशन में दो समूह यानी उग्रवादी और नरमपंथियों में विभाजित दोनों समूहों के बीच मनमुटाव का मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन की भावी दिशा। उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को देश को शेष भारत तक फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी उसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो जो बंगाल विभाजन हुआ उसका कारण जो आंदोलन होना चाहिए उसको नरमपंथी केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और उग्रवादी या गरमपंथी वे पूरे भारत तक फैलाना चाहते थे। उदारवादी समूह का नेतृत्व फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। इसी फिरोज शाह मेहता के ऊपर एक गरमपंथी नेता क्या करता है, एक चप्पल मार देता है, इसलिए उसे मेहता का भी कांग्रेस कहा जाता था। सूरत विभाजन के बाद उभरी कांग्रेस पहले की तुलना में अंग्रेजों के प्रति अधिक वफादार थी और कांग्रेस के 1908 के सत्र में केवल नरमपंथियों ने भाग लिया जिन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अपनी वफादारी दोहराई। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक गठबंधन प्रणाली अपनाने वाले राज्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को
ब्रिटिश साम्राज्य के दायरे में लाने के लिए शुरू किया था। तो सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन, जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर में स्टार्ट किया गया, उसमें हम देखते हैं जो सबसे पहले कहाँ के राजा को सहायक संधि में जोड़ा गया था। तो देखिए, सहायक संधि से जुड़ने वाले जो राजा हैं वो कौन कौन है, तो मैसूर, पेशवा, सिंधिया और होलकर। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर ये पूछा जाए जो सहायक गठबंधन से जुड़ने वाला सबसे पहला राजा कौन है, तो हम लोग नाम देते हैं हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम जो है आपको 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में सबसे पहला राजा है जो ब्रिटिश के सब्सिडरी अलायंस सहायक गठबंधन से जुड़ता है। उसके बाद मैसूर 1799 में जब टीपू सुल्तान मर जाता है और मैसूर में जो वडियार वंश का राजा को राजा बनाया जाता है, वडियार वंश के वडियार वंश के आदमी को राजा बनाया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वे जो राजा बनता है मैसूर का राजा, उस पर भी सहायक संधि थोप दिया जाता है। तो ये कब होता है, 1799 में, 1799 में मैसूर। पेशवा, पेशवा जो है आपको पेशवा के साथ भी सहायक संधि की जाती है। किस पेशवा के साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ भी आपको बाजीराव द्वितीय मराठा के हिस्ट्री में सबसे अच्छा जो पेशवा है, सबसे शक्तिशाली जो पेशवा माना जाता है वो है बाजीराव वन। और सबसे बेकार पेशवा जो माना जाता है, जो पेशवा मराठा की शक्ति को मिट्टी में मिला दिया, वो पेशवा है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो मराठा की शक्ति, मराठा की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया, वो है बाजीराव द्वितीय। और जो पेशवा मराठा की शक्ति को सर्वोच्च शिखर पर ले गया, वो पेशवा है बाजीराव वन। तो बाजीराव वन और बाजीराव द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होगा। तो बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव द्वितीय जो है, ये आपको ब्रिटिशर्स के साथ सहायक संधि करता है कब, 1801 में। यही जो सहायक संधि होता है, इसी के बाद आपको सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से 1805 के बीच में। समझ में आएगी बातें। तो 1800 उसके बाद सिंधिया और होलकर, पहले पेशवा आपको सहायक संधि करता है, फिर पेशवा और होलकर को भी आपको सहायक संधि करना पड़ता है। तो देखिए, बरार के भोसले राजा 1803, सिंधिया जो है 1804 और होलकर जो है आपको बाद में 1818 में सहायक संधि करता है। होलकर 1818 में सहायक संधि करता है। तो ये अभी आप यहाँ याद कर लीजिए। ज्यादा अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको जानना है, जो कैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ है, उसका वीडियो सेपरेटली बना हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन ये समझ आइए, जो मैसूर कब हुआ, 1799। पहला कौन था, तो 1798 में हैदराबाद का निजाम। पेशवा कब बना, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था, ये आपको 1801 में बनता है, सहायक संधि स्वीकार करता है। सिंधिया जो है ये आपको 1804 में ग्वालियर का सिंधिया। और होलकर जो है इंदौर के होलकर, ये आपको 1818 में सहायक संधि स्वीकार करते हैं, तृतीय एंग्लो मराठा वार के बाद। 1818 मतलब तृतीय एंग्लो मराठा वार। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में कट्टरपंथ को रोकने के लिए विशेषकर वॉल्सोविज्म को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमनकारी उपाय अपनाया गया। 1924 का कानपुर संयंत्र केस ऐसा ही एक कदम था। निम्नलिखित में से कौन कानपुर संयंत्र मामले में जेल भेजे गए आरोपियों में से नहीं है? पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। तो देखिए, भारत में जो मार्क्सिस्ट विचारधारा था, मार्क्सिस्ट से रिलेटेड जो सब लीडर थे, उसको ब्रिटिशर्स जो है समय समय पर गिरफ्तार करने की कोशिश किया है, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश किया है। तो मार्क्सिस्ट नेताओं को कैप्चर करने का, अरेस्ट करने का, उसके खिलाफ केस करने से रिलेटेड 2-3 मेन फेमस इंसिडेंट है। एक है आपको 1924 का कानपुर केस और एक है 1929 का मेरठ केस।
कल के वीडियो में हम लोग मेरठ केस को पढ़े थे, कल के केस में मेरठ केस को पढ़े थे, जिसमें जो मार्क्सिस्ट आदमी थे उस सबको जबरदस्ती कैद कर लिया गया था। और 1924 में ये कानपुर में भी जो मार्क्सिस्ट आदमी है उस सबको जबरदस्ती फंसाकर जेल में डालने की कोशिश किया गया है। तो इसका आंसर में जो है मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये मार्क्सिस्ट में नहीं आते हैं, ये क्रांतिकारी नेताओं में आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये देखिए, कानपुर शहर केस में मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, MSA डांगे को 4 साल के कठोर कारावास के लिए जेल भेज दिया गया था। तो ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपको कब बनता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में ताशकंद में बनता है, याद रखिएगा। 1920 में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में बनता है। उसके बाद 1924 में इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत सारे लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। किस कानून किस संयंत्र में? तो कानपुर संयंत्र में। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है कानपुर में। 1929 में मेरठ संयंत्र होता है, जिसमें आपको जो कम्युनिस्ट के लीडर हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुई आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया है? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद ये वंदे मातरम आंदोलन कहां पर चला था? तो ये वंदे मातरम आंदोलन आपको चला था आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में। ये आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में आपको वंदे मातरम आंदोलन चला था। पंजाब में नहीं, बिहार में नहीं, कोंकण वाले क्षेत्र में नहीं। तो ये वंदे मातरम आंदोलन का बैकग्राउंड हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, वंदे मातरम आंदोलन का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, जब आपको बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद 1907 में बिपिन चंद्रपाल क्या क्या किए थे? आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक जगह है, अभी भी फेमस जगह है, वहां गए। वहां पर जो स्कूल था, कॉलेज था, वहां पर लोगों को, स्टूडेंट को बताया, बेसिकली वहां पर लेक्चर दिए। जो आप लोग अभी गुलाम हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा आप लोग का शोषण हो रहा है, भारतीयों का शोषण हो रहा है। जो सरकार में जॉब कर रहा है, जो ब्रिटिश सरकार में जॉब कर रहा है, वो बेसिकली गुलाम है और सरकार को भारतीय के एक्सप्लॉयटेशन में मदद कर रहा है। इसलिए जो भी भारतीय स्टूडेंट हैं वे भले ही ब्रिटिश स्कूल में पढ़े, भले ही ब्रिटिश कॉलेज में पढ़े, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए जो हम लोग गुलाम है और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और हम लोग को वंदे मातरम का नारा लगाना है। तो ये सब बातें विपिन चंद्रपाल जो है ये राजमुंद्री के स्टूडेंट सबको समझाए थे। तो देखिए, ड्यूरिंग हिज टूर बिपिन चंद्रपाल विजिटेड विशाखापत्तनम, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, और वहां पर उन्होंने अपना स्पीच दिया। किसके लिए? स्वराज का स्पीच दिया। और वहां पर जो स्टूडेंट थे उसको समझाया जो हम लोग को जो विदेशी कपड़ा है उसको बायकॉट करना है, स्वदेशी अपनाना है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे ये लोगों ने ये बात स्वीकारा, और कभी भी एक दूसरे से मिलते थे तो वंदे मातरम बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे। तो ये जो वंदे मातरम हर स्टूडेंट बोलने लगा था, तो वहां का जो प्रिंसिपल था, स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, क्या किया? यहाँ के स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया। लगभग में देखिए 139 स्टूडेंट को, 222 में से 139 स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया था। और जो इस स्टूडेंट में सबसे मेन आदमी था उसको निकाल दिया कॉलेज से, और उसको बोला जो आपको कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, आपको कभी भी, आप किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये सब जो स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट किया गया था, क्योंकि ये स्टूडेंट वंदे मातरम बोलने लगे थे बिपिन चंद्र पाल के कहने पर। तो ये जो इंसिडेंट है राजमुंद्री का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वंदे मातरम मूवमेंट। तो वंदे मातरम मूवमेंट कहां पर हुआ था? आपको साउथ इंडिया में हुआ था। किसके कहने पर हुआ था? बिपिन चंद्रपाल के कहने पर हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है जानना। वंदे मातरम मूवमेंट राजमुंद्री में हुआ था, बिपिन चंद्रपाल के कहने पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? सुगौली की संधि, वेसिन की संधि, द्वितीय मराठा युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध। तो देखते हैं सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ है? 1816 में, ब्रिटिश और नेपाल के बीच में। सुगौली की संधि ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुआ है। वासिन की संधि किसके बीच में हुआ है? तो वासिन की संधि आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय
पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ है। ब्रिटिशर्स और बाजीराव द्वितीय के बीच में आपको वासिन की संधि होती है। तो वासिन की संधि कब है? 1802 में होती है वासिन की संधि। द्वितीय मराठा युद्ध जो है, द्वितीय मराठा युद्ध वासिन की संधि के बाद ही द्वितीय मराठा युद्ध होता है। कब से कब तक? 1803 से लेकर 1805 तक। प्रथम अफगान युद्ध कब हो रहा है? प्रथम अफगान युद्ध जो हो रहा है आपको 1838 से लेकर 1842 तक होता है। 1838 से 1842। तो यहां देखते हैं सुगौली की संधि सबसे पहली घटना है, ये 1800 पहला जो घटना है वेसिन की संधि जो 1803 1802 में होता है, जिसमें बाजीराव द्वितीय जो है आपको ब्रिटिशर से दोस्ती करता है, जो आप हमको सेना दीजिए ताकि हम फिर से पेशवा बन सके, फिर से पेशवा बन सके। इसको पेशवा की गद्दी से भगा दिया जाता है बाजीराव द्वितीय को। तो ये वासिन की संधि जो 1802 में हुआ है, ये चारों ऑप्शन में सबसे पहला हो जाएगा। आपको अगर फिर से हम बार बार बोलें, अगर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिटेल ढंग से जानना है तो आप सेपरेट वीडियो बना हुआ उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल ढंग से नहीं बता रहे जो क्यों भागना पड़ा बाजीराव द्वितीय को, किसके कारण भागना पड़ा, फिर क्यों ये पार्टिसिपेट किया, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कैसे हुआ, तो वो सब थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेजिनाल्ड डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। उसके बाद है, उधम सिंह ने 1940 में लंदन में रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग दिया था। इसमें देखिए रेजिनाल्ड डायर जो है 1919 में जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पॉइंट सही है। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को कम से कम 500, ज्यादा से ज्यादा 2000 के आसपास जो पंजाबी थे उसको मार दिया जाता है। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में रेजिनाल्ड डायर की हत्या की। तो रेजिनाल्ड डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में नहीं की। ये भाई साहब 1927 ईस्वी के आसपास ही मर जाते हैं। ये कब मर जाते हैं? खुद से ही 1927 ईस्वी में ये मर जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड त्याग कर दी थी। ये भी पॉइंट सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसी नाइटहुड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर त्याग कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट सही है। उधम सिंह ने दूसरा वाला पॉइंट गलत है और पॉइंट पहला सही है। तो कथन सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल कितने कथन सही? तो केवल 2 कथन इसमें सही है। इसमें कितने कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है। तो देखिए जो रेजिनाल्ड डायर है ये कमांडर था जो आदेश दिया था जो उस बगीचा में जितने भी आदमी हैं उस पर क्या किया जाए? गोली चलाया जाए और उस लोगों को मार दिया जाए। ये आदमी है। और जब इसने आदेश दिया उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। याद रखिएगा उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। इस माइकल ओडायर को उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को मारता है। जो आदमी आदेश दिया था अमृतसर में गोली चलाने वाला, वो कौन था? रेजिनाल्ड डायर। ये आपको 1927 ईस्वी में वैसे ही मर जाता है। ये आदमी गोली चलाने का आदेश देता है, ये है रेजिनाल्ड डायर। ये कौन है? माइकल ओडायर। ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब अपने कमांडर को आदेश देता है। तो ये जो रेजिनाल्ड डायर गोली चलाता है तो इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब के कहने से, उसी को सहमति से गोली चलाता है। तो अनुराग जी 77वीं बीपीएससी का फॉर्म कब आएगा? ये तो पता नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे आपको, नहीं मालूम। ये नहीं मालूम है मुझे। आप लोग अभी यहाँ कहानी पढ़िए, कभी न कभी एग्जाम होगा ही। सितंबर नहीं तो अक्टूबर में होगा ही। चलिए देखिए, तो हम ये बता रहे हैं जो रेजिनाल्ड डायर जो उस बगीचे में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसको उधम सिंह ने नहीं मारा है।
उधम सिंह ने किसको मारा था? लेफ्टिनेंट गवर्नर और पंजाब को मारा था, जो आपको उस समय गवर्नर था। ये गवर्नर कब से कब तक था? 26 मई 1913 से लेके 26 मई 1919 तक था। इसी को 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर मारा था। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इस रेजिनल डायर को उधम सिंह ने मारा, ये तो खुद ही मर गया था। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही के रूप में चुना गया, जिसके बाद नेहरू थे। तीसरा सत्याग्रही कौन था? यह भी बीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है ब्रह्मदत्त और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त। तो अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त में, कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ली लिंथगो। ली लिंथगो का टाइम पीरियड क्या है? 1936 से लेके 1943। और इसमें कहा गया था, अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था? जो साइमन कमीशन में जो डिमांड किया गया था, जो भारतीयों को भी उस कमिटी में रखा जाए, जो कमिटी रिस्पॉन्सिबल है संविधान बनाने के लिए। साइमन कमीशन का सब लोग क्यों विरोध किए थे? क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 आदमी था, वो सातों केवल ब्रिटिशर्स थे, कोई उसमें भारतीय नहीं था। अगस्त प्रस्ताव में यह बात माना गया, जो भारतीयों के लिए एक संविधान बनेगा। कब बनेगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनेगा। उस संविधान बनेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनेगा, और संविधान को बनाने में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा और ब्रिटिशर्स भी रहेंगे। तो साइमन कमीशन में जो चीज नहीं किया गया, उसको वे बात आपको मान लिया गया था अगस्त प्रस्ताव में। और भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, कब देंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देंगे। लेकिन ये अगस्त ऑफर जो है कांग्रेस ने नहीं माना, और आप कांग्रेस ने आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसके जो आपका पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। दूसरे हुए कौन? नेहरू। और तीसरे हुए ब्रह्मदत्त। तो आपको ये भी आइडिया हो गया जो अगस्त प्रस्ताव में क्या दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव कैसे साइमन कमीशन की कमियों को दूर कर रहा था, और अगस्त प्रस्ताव से कैसे क्रिप्स मिशन आगे था। तो अगस्त प्रस्ताव में बोला गया संविधान जो बनेगा उसमें उसमें विदेशी, भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों रहेंगे। अगर अगस्त प्रस्ताव में बोला गया संविधान बनेगा, उसमें भारतीय भी रहेगा और ब्रिटिशर्स भी रहेगा। क्रिप्स मिशन में बोला गया जो संविधान बनेगा उसमें केवल भारतीय रहेगा। तो ये बेसिक अंतर है। साइमन कमीशन में केवल ब्रिटिशर्स थे, अगस्त प्रस्ताव में बोला गया ब्रिटिशर्स भी रहेगा, भारतीय भी रहेगा। क्रिप्स मिशन में बोला गया केवल भारतीय रहेगा। विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में अपने पेनार आश्रम के पास सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू ने शीघ्र उनका अनुसरण किया। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। हालांकि गांधी जी ने सितंबर 1941 में सत्याग्रह को खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन के दौरान किसानों के कल्याण का समर्थन करने वाली बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो एक अखबार सोमवार को निकलता था, साप्ताहिक अखबार था, सोमवार को निकलता था, और इसका नाम क्या था? सोम प्रकाश। और इसके स्थापक कौन है? ज्यादातर आपको आंसर इसका क्या मिलता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया, शिशिर कुमार घोष ने नहीं किया। इसका एक्चुअल आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं है। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण। याद रखिएगा, द्वारकानाथ विद्याभूषण नामक एक आदमी ने इस अखबार को स्टार्ट किया था। द्वारकानाथ विद्याभूषण नामक अखबार आदमी ने 1859 में इस अखबार को स्टार्ट किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इंस्पिरेशन से स्टार्ट करने वाले कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण नामक आदमी 1859 में है। और इन्होंने किसकी इंस्पिरेशन से किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। लेकिन ज्यादातर जगह पर इसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहता है, तो आप भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर मान लीजिएगा। लेकिन आपको एक्चुअल आंसर भी मालूम होना चाहिए। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1859 में। और इस नील विद्रोह जो 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में, इसको ये अखबार जो है सोम प्रकाश बहुत ही इस न्यूज को प्रकाशित किया था। इस किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस बातों को उसमें छपाया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सोम प्रकाश जो सोमवार को मंडे निकलता था,
ये 1859 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के इंस्पिरेशन से द्वारकानाथ भूषण के द्वारा निकाला गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है? तो बीएम मालबारी, शारदा नियम 1930, सहमति की आयु अधिनियम 1891, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, भारत में जो शादी की अभी एज है, भारत में शादी की जो अभी एज है, जैसे 18 साल लड़की का होना चाहिए, लड़का का कम से कम 21 साल होना चाहिए। तो ये शादी का एज जो है, इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि भारत में तो बाल विवाह होता था, कभी किसी लड़का का एज 5 साल है या 6 साल है, शादी हो जाता था, कोई भी एज का रिक्वायरमेंट नहीं था जो कितना मिनिमम हो। तो शादी के लिए इसमें एक सहमति की आयु अधिनियम 1891 बना था। हाँ जी, इस एज ग्रुप से कम की एज की लड़की का शादी नहीं हो सकता है। मतलब सहमति की आयु, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो एक मिनिमम एज लड़की का होना जरूरी है। ये था सहमति की आयु। शारदा अधिनियम में लड़की की आयु, लड़कों का आयु को फिक्स किया गया था, और इसको करने वाले में जो लीडर का नाम आता है वो कौन है? बीएम मालाबारी। तो देखिए यहां पर पारसी सुधारक बीएम मालवारी के अथक प्रयासों को सहमति की आयु अधिनियम द्वारा पुरस्कृत किया गया 1891, जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी पर रोक लगा दी थी। शारदा अधिनियम 1930 में लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर लड़कों के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल और लड़कियों की उम्र कितना किया गया था? 14 साल। तो लड़कियों के लिए कितना था? 14 साल, और लड़कों के लिए 18 साल। ये कब आया था? शारदा अधिनियम 1930 में आया था। 1891 में क्या था? जो लड़कियों का जो एज कम से कम होना चाहिए शादी के लिए 12 साल, और ये करने वाले कौन थे? तो बीएम मालाबारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित में से कौन से निर्देश दिए थे? विदेशी शराब और कपड़ा दुकान पर धरना, कानूनी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी से इस्तीफा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें उन्होंने क्या कहा था? विदेशी शराब और कपड़ा दुकान पर धरना, कानूनी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी से इस्तीफा। तो ये सारा बात कहा था। जहां भी संभव हो नमक कानून की सविनय अवज्ञा शुरू कर देनी चाहिए। विदेशी शराब और कपड़े की दुकान पर धरना दिया जा सकता है, वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, जनता मुकदमेबाजी से अलग रह कर कानूनी अदालतों का बहिष्कार कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। यहां देखिए, नवंबर 1929 में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के एक सम्मेलन ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य विषय क्या था? नवंबर 1929 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें, जेल में बंद राष्ट्रीय नेताओं को रिहा करने का मांग, जल्द चुनाव का मांग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का शर्त जो था, ये उनका था। जो भारत राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया था, जो हम अगर गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला है लंदन में, 3 गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला है, उसमें हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग का क्या डिमांड होगा, हम लोग क्या डिमांड को लेकर लंदन में जाएंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें जो है, इसके लिए 1929 में आपको एक सम्मेलन हुआ था। दिल्ली घोषणा पत्र में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी। ये शर्तें थी, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के क्रियान्वयन हेतु एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य माफी और सुलह की नीति होनी चाहिए। तो इसी जो आपको गोलमेज सम्मेलन, कितनी गोलमेज सम्मेलन होती है? 3 गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन दूसरी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एकमात्र आदमी जो है महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। जो बी आर अम्बेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब कहानी है गोलमेज सम्मेलन का। इसी गोलमेज सम्मेलन के बाद हमारे यहाँ एक जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
तो अब देखिए, बंगाल के एडवोकेट जनरल बनने वाले पहले भारतीय, बंगाल के एडवोकेट जनरल बनने वाले पहले भारतीय, गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन? तो राजा राम मोहन राय। क्या राजा राम मोहन राय कभी गवर्नर बने भारत के? तो किसी भी जगह में, किसी भी स्टेट में राजा राम मोहन राय कभी गवर्नर नहीं बने। बंगाल के क्या एडवोकेट जनरल बने? कभी नहीं बने, इनको कुछ भी नहीं बनना था। अब एसपी सिन्हा पर देखेंगे, मदन मोहन मालवीय क्या गवर्नर बने? तो नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हमारे बिहार के पहले गवर्नर भी होते हैं। अगर कोई पूछे बिहार का पहला गवर्नर कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1915 में कांग्रेस के क्या होते हैं? अध्यक्ष भी बनते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में जो ब्रिटिश का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर भी बनते हैं। तो पहला भारतीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करता है, मेंबर बनता है, वो भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। तो देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक प्रमुख ब्रिटिश भारतीय वकील थे। उनका जन्म बीरभूम में एक शाही कास्ट परिवार में हुआ था। एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें 1905 में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। वह 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहली बार कब बना था? 1773 में वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था, जिसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा बनाया गया था, तो इसमें तो केवल ब्रिटिशर्स ही रहते थे। तो भारतीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री किया, तो सबसे पहले कब एंट्री किया? 1909 में किया। और कौन था जो भारतीय एंट्री किया? वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में इनको अध्यक्ष भी चुना गया। तो ये ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। 1909 में वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य बने। 1920 में भारत लौट आए और उन्हें भारत और उड़ीसा प्रांत के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, जो पहला गवर्नर तो कौन बनता है बिहार और उड़ीसा का, क्योंकि उस समय बिहार और उड़ीसा कंबाइन ही था। तो वह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार और उड़ीसा का 1912 में कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है? हमारा बिहार और उड़ीसा तो एक अलग स्टेट बनता है कब? 1912 में। उस समय 1912 से लेकर 1920 तक बिहार और उड़ीसा में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। उस समय कौन सा पोस्ट है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है। गवर्नर का पोस्ट कब क्रिएट हो रहा है? 1920 के बाद। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उसका नाम आप हमको कमेंट में करके बताइएगा। पहला गवर्नर तो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। जब सीमित संसाधनों के कारण शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और अधिक नुकसान हुआ। किस वर्ष शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए, शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कब किया गया था? तो देखिए 1854 में तो वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच में पहली बार ये फैसला किया जाता है जो हमें भारत में कैसे शिक्षा को बढ़ाना है, भारत में कैसे शिक्षा को बढ़ाना है। 1882 में एक हंटर कमीशन आता है। 1882 में एक हंटर कमीशन आता है, जिसका काम क्या है? वुड डिस्पैच में जो नियम कानून बताया गया था, वुड डिस्पैच में जो प्रोविजंस थे, वो प्रोविजंस कितना सही हुआ है, कितना लागू हुआ, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उसके लिए हंटर कमीशन बनता है। कब? 1882 में। 1858 में एजुकेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं हो रही है। 1870 में हम देखते हैं 1870 में क्या हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो प्रांतों में एजुकेशन को कहता है जो स्टेट का ये मैटर है, और जो प्रांतीय सरकार है वो एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। प्रांतीय सरकार के पास पैसे वैसे कम थे और उस पर ही प्राइमरी एजुकेशन और जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसका बोझ लाद दिया गया था। तो 1870 ईस्वी के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी।
जब सीमित संसाधनों के कारण शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अधिक नुकसान पहुंचा। कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1870 में। जब 1870 में शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि प्रांतों के पास पहले से सीमित संसाधन थे। 1882 में सरकार ने 1854 के वुड डिस्पैच के बाद से देश की शिक्षा की प्रगति के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता घोष में एक आयोग बनाया था। तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन आपको 1882 में भी नियुक्त होता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। एक हंटर कमीशन आपको जलियांवाला बाग से भी रिलेटेड है। जलियांवाला बाग में जो मैसेकर होता है उस उस पर भी एक कमीशन बनता है, उसका भी नाम हंटर कमीशन ही है। तो उस हंटर कमीशन को इस हंटर कमीशन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनता के बीच राष्ट्रवाद, अधिकारों और स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में भारत में प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो भारत में जो प्रेस आया, भारत में प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था और उन्होंने सबसे पहला एक बाइबल छपवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। देखिए, भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत में पहली पुस्तक 1557 ईस्वी में गोवा के पादरी के द्वारा मुद्रित की गई थी। गोवा के पादरी के द्वारा 1557 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। तो भारत में प्रेस कब आया था? 1557 में गोवा में आया था, पुर्तगालियों के द्वारा आया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1920 में। बाल गंगाधर तिलक कब मरे हैं? 1920 में। इनको हार्ट अटैक आ गया था, इनको हार्ट अटैक आ गया था। लाला लाजपत राय कब मरे? 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इनके सर पर लाठी बरसाया जाता है और ये फिर लाला लाजपत राय मर जाते हैं 1928 ईस्वी में। अरुणा असफ अली बाद में मरती है। दादा भाई नेहरू जी कब मरते हैं? तो 1917 ईस्वी में। दादा भाई नेहरू जी कब मरते हैं? तो 1917 ईस्वी में। तो देखिए, आप 1947 से पहले किनका किनका मौत हो गया? बाल गंगाधर तिलक का मौत हो गया, लाला लाजपत राय का मौत हो गया, दादा भाई नेहरू जी का मौत हो गया। अरुणा असफ अली जो है ये बाद में मरती है। तो देखिए, 1996 में अरुणा असफ अली मरती है, इसको भारत रत्न भी दिया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 95 का 1 2 4, 1 2 4 मतलब सी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी 1917, बाल गंगाधर तिलक 1920, लाला लाजपत राय 1928 में लाहौर में मौत होता है। और अरुणा आसिफ अली, जिसको हम लोग भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान ज्यादा फेमस हुई थी, दिल्ली की मेयर बनती है 1958 में और 1996 में मरती है। ये 87 साल की एज में इनका डेथ होता है। इन्हें भारत रत्न भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। यहाँ है कौन सा कथन सही नहीं है? उसने भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को सरकार का लक्ष्य घोषित किया। उसने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय भाषा में प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव रखा। उसने व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की, लेकिन तकनीकी शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उसने निजी प्रयासों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की। तो वुड डिस्पैच में बोला गया था जो यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को सरकार का लक्ष्य रखा जाए। जो जैसे लंदन में यूनिवर्सिटी है उसी तरीके से कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में यूनिवर्सिटी बने, ये सब रिकमेंडेशन किसने दिया था? वुड डिस्पैच ने दिया था। उसने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय भाषा में प्राथमिक विद्यालय का प्रस्ताव रखा था। उसने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों की बढ़ावा देने की बात की थी। यहाँ कह रहा है जो तकनीकी शिक्षा का बात नहीं किया था, उसने किया था। उसने निजी प्रयासों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की थी। तो ये भी बात था, प्राइवेट एजुकेशन को इन सपोर्ट देने का भी बात किया था। जो प्राइवेटली जो आदमी एजुकेशन स्कूल खोलना चाहते, कॉलेज खोलना चाहते, उसको भी सपोर्ट सरकार करे। और वे व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दोनों की बात कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854 का। जो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण कई किसान उत्तर प्रदेश में सभाओं का आयोजन हुआ। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त प्रांत
किसान सभा 1918 में जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो याद रख लीजिए गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। होम रूल आंदोलन जो आपको 1916 से 1918 तक चलता है बेसिकली। हाँ, इसमें अलग अलग जो स्टेट में अलग अलग नेता लोग जो है वो उसको लीड करते हैं। यूपी में संयुक्त प्रांत में किसान सभा की स्थापना होती है। इसके लीडर कौन है, गौरी शंकर प्रसाद और इंदु नारायण द्विवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता को खत्म करने और समाज में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से एक था दास प्रथा का उन्मूलन। भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है, तो 1843। याद रखिएगा भारत में स्लेवरी कब खत्म किया गया, तो 1843 में खत्म किया गया। चार्टर 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान था। बाद में 1843 के भारतीय दासता अधिनियम ने पूरे ब्रिटिश भारत में दासता को खत्म कर दिया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा भारत में दासता प्रथा कब खत्म किया गया, 1843 में, जब लॉर्ड एलनबरो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन विजय हैदराबाद का भारतीय संघ में एकीकरण, ऑपरेशन मेघदूत पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्ति, ऑपरेशन पोलो सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैन्य अभियान। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है आपको, ऑपरेशन कैक्टस, जो 1988 में भारत ने मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर सरकार को बहाल करने के तख्तापलट के प्रयासों का जवाब देना। तो ऑपरेशन विजय क्या है, देखिए ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को संदर्भित है। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से भगाए थे, कब, 1961 में। तो यहाँ जो ऑपरेशन विजय ऑप्शन बी है, ये याद रखिएगा, पुर्तगाली को हम लोग गोवा से किस ऑपरेशन के तहत भगाए थे, ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन मेघदूत जो है आपको 1884 में सियाचिन में जो कब्जा कर लिया गया था, उस सियाचिन के कब्जे सियाचिन पर भारतीयों के द्वारा पुनः कब्जा किया गया। 1984 में आयोजित यह भारतीय सैन्य अभियान का कोड नेम था, जिसने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, जो कश्मीर के उत्तरी सिरे पर स्थित होने के कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जहां उसकी सीमा पाकिस्तान और चीन द्वारा लगती थी। और ऑपरेशन पोलो जो है आपको, ये हैदराबाद को जो भारत में मिलाया गया 1948 में, उससे रिलेटेड है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यह सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई या सैन्य अभियान का कोड नेम था। तो हैदराबाद रियासत को जो 1948 में भारतीय संघ में जो मिलाया गया, उस पुलिस कार्रवाई का नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय क्या था, गोवा को जो पुर्तगाली के चुंगल से बचाया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन मेघदूत जो था सियाचिन पर कब्जा करने से था। और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट पेपर जो थर्ड था पुर्तगाल, ये आपको परफेक्शन आइज का, उसके 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये रिवीजन हो रहा होगा और कहानी हिस्ट्री भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।